अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम एडिमा का टॉपिक करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बॉडी का जो लीन वेट होता है ना, बॉडी वेट जो होता है उसका 60% आपका वाटर बनाता होता है, और उस वाटर का भी जो 2/3 होता है ना वो आपके पास वेसल्स के अंदर होता है, इंट्रासेलुलरली होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड 2/3 बनाता है, और बाकी जो 1/3 है ना वो आपके पास वेसल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है फिर वो दो तरह का हो जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो, जो टिश्यूज के बीच में फ्लूइड होता है इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह देते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है, आपके पास प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है, तो वो प्लाज्मा जो है वो 5% हो जाता है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर काउंट होता है। और 5% बॉडी का जो वाटर होता है ना वो प्लाज्मा के अंदर होता है। ये चीज़ भी हो गई। अब हमें पता चल गया ना कि हमारे पास फ्लूइड इतना सारा है, और ये इन जगहों पे इंटरसेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर भी है ये। तो एडिमा क्या होगा आपके पास, तो ये आपके पास विद इन द टिश्यू स्पेस ही ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो जहाँ पे बन रहा है, इंटरस्टिशियम इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो इसी को एडिमा कहेंगे, ठीक है। तो अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपके पास वाटर ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो उसको कहेंगे एडिमा। तो एडिमा है एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड विद इन द टिश्यू। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे हो गई। हमारे पास एक टर्म आ रही है इफ्यूजन की। अब इफ्यूजन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास विद इन द टिश्यूज एक्यूमुलेशन हो रही थी हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, ठीक है। अब उन्होंने कहा लेकिन आपके पास ना अगर बॉडी कैविटीज के अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाए एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड की, ये जो हमारे पास ईसीएफ फ्लूइड है, ठीक है, इसकी अगर हमारे बॉडी कैविटीज में एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको इफ्यूजन कहेंगे। जिस तरह आपके पास एक प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के ना इर्द गिर्द, तो उसके अंदर अगर आपके पास इकट्ठा हो जाए फ्लूइड तो हाइड्रोथोरिक्स कह देंगे। पेरिकार्डियल फ्लूइड, हार्ट के गिर्द पेरिकार्डियम मतलब पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर अगर फ्लूइड हो तो हाइड्रोपेरिकार्डियम। अगर ना पेरिटोनियम स्टमक के अंदर होती है, ठीक है, तो वो पेरिटोनियल कैविटी में हो जाएगा तो हाइड्रोपेरिटोनियम, और इसको हम एसाइटिस भी कह देंगे, ठीक हो गया। फिर एक और टर्म आ जाती है जो कि इफ्यूजन से भी ज़्यादा ना होती है। अब उसमें क्या होता है, उसे हम कह देते हैं एनासार का, ठीक है, या एनएसआर का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एनएसआर का क्या है आपके पास, ये आपके पास जनरलाइज्ड एडिमा होता है, स्फीयर जनरलाइज्ड एडिमा होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज है ना आपकी बॉडी के, जैसे पेट हो गया और सारा का सारा सबक्यूटेनियस टिश्यू जो आपके पास है, सब पेट पे सबसे ज्यादा होता है इसलिए एग्जांपल दिया। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर प्रोफाउंड बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने लग जाए, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी कैविटीज के अंदर भी आपके पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए तो इस सारे को हम कह देंगे एनएसआर का, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास ये 3 टर्म्स होगी। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास एडिमा जो है ना उसकी कॉजेज क्या होती हैं, तो उसकी मेजर कॉजेज क्या होंगी। तो सबसे पहले इससे करने से पहले ना आपको ना कुछ फोर्सेज का पता होना चाहिए, जो स्टार्लिंग फोर्सेज हैं, जो कि फिजियोलॉजी में हम बहुत अच्छे से पढ़ते होते हैं, ठीक है। क्या होती है आपके पास, अभी आपके पास इधर ना इसके अंदर से ये मैंने एक ना बनाई हुई है पूरी ब्लड वेसल ही कह लो, इधर से उसका आर्टीरियल एंड है, कैपिलरी बेड है, ये इसका ये आर्टीरियल एंड है, इसके इस तरफ आर्टरीज हैं, इसके इस तरफ वेन्स हैं, ये इसका वीनस एंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास ना आपको पता है कि जो सारा एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड होता है वो कैपिलरीज के लेवल पे होता है ना। तो अब हम देखेंगे कि इस कैपिलरी बेड के आर्टीरियल एंड के ऊपर कौन सी फोर्स होगी जो कि इस फ्लूइड को या बाहर करेगी या अंदर। तो इधर आपके पास ये सारा जो फ्लूइड आ रहा था ना, तो इसके अंदर आने की वजह से ना उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना वो उसको फ्लूइड को बाहर की तरफ निकालने लग जाता है। तो फ्लूइड जो है बाहर इंटरस्टिशियम की तरफ चला जाएगा। तो अगर आपके पास ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा वो ज्यादा होगा, तो एडिमा ज्यादा होगा। तो अगर आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो एडिमा हो जाएगा। तो एक तो हमारी ये कॉज हो सकती है। आगे अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि आपके पास ना जो ये वेसल्स होती हैं ना, इनके अंदर आपके पास ना ये इसके अंदर प्लाज्मा होता है ना, तो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ना वो अपनी तरफ वाटर को खींचती हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होंगी वो ज्यादा होंगी तो अपनी तरफ वाटर को खींचेंगी, और प्लाज्मा प्रोटीन जिस फोर्स से जिस प्रेशर से खींचती है ना उसको आप प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कहते हो। तो वो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को अपनी तरफ खींचेगा, प्लाज्मा प्रोटीन अंदर की तरफ आते जाएंगे, तो ये दूसरी फोर्स होगी। तो ये आपके पास क्या करिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस वेसल्स के अंदर ला रही है फ्लूइड को। नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं, लेकिन आपके पास फिर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिस तरह आपके पास ना अभी हम आगे कॉजेज में पढ़ेंगे उन कंडीशंस को। तो उनके अंदर क्या होगा कि अब आपका प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा ना, अब यहाँ पे वापस ला रहा था, लेकिन अगर ये प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है ये कम हो जाए तो ये क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो इंटरस्टिशियम के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यहीं से देखें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होना एक और एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर का कम होना, ठीक है। अब हम इनकी फर्दर अगर हम देखेंगे कि इनकी फर्दर क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा किस किस तरह हो सकता है। तो एक तो ये हो सकता है कि आपके पास वीनस रिटर्न
रिटर्न जो है ना वो इम्पेयर हो जाए, यानी वेनस रिटर्न जो है ना वो आपके पास किसी तरह कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपके पास वेनस रिटर्न जब कम होगा तो उससे आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता होता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास ना आर्टरीज जो है ना वो डायलेशन, आर्टीरियोल्स जो है उनमें डायलेशन हो जाए। अब ये दो कंडीशंस जो है ना, इनके ये कौन कौन सी कंडीशन जो कि इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न और आर्टीरियोलर ना डायलेशन करा सकते हैं। तो इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न जो है वो आपके पास, उसके लिए मैंने निमोनिक किया हुआ है ना वी कैटल, ठीक है। तो वी कैटल जो है तो उसमें वी जो होगा वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, अगर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली वेन्स जो होंगी वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, तो क्या होगा आपके पास यहाँ से वेन्स ऑब्स्ट्रक्ट हुई, उसका जो वेनस रिटर्न था वो कम हुआ, लेकिन आपके पास अब वो जगह कम है तो उसमें से फ्लूइड जो है वो ज़्यादा से पास करेगा, तो उसका प्रेशर जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वेना आपके पास क्या होगा, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन से आपके पास इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न हो जाएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ना ये आपका सिस्टेमिक एडिमा करता है, ये हम अभी आगे देखते हैं किस तरह करते हैं, ये पूरा इसका पाथवे बना हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा सी से फिर आपके पास कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी आ जाता है। तो ये करना, पेरिकार्डाइटिस क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम हो जाएगा, तो ये भी आपके पास जाके वो कंस्ट्रिक्शन कराएगा एक तरह से ना, तो ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी ना वेनस ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा उससे, इसी तरह वेनस रिटर्न इम्पेयर होगा। इसके अलावा एसाइटिस, लिवर सिरोसिस, ये भी एक कंडीशन हो जाएगी जिसके अंदर इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न होगा। थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना अक्सर लेग्स के अंदर ही होता है, तो ये आपके पास, ये भी आपके पास ना इसमें इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न में काम करेगा। और ये आपका लोकल एडिमा, ये सिर्फ लेग्स का यानी होगा तो वो लोकल एडिमा ये करा सकता है। इसके अलावा अगर आप ना बहुत टाइम तक लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर लिम्स जो उनकी इनएक्टिविटी हो और उन पर प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी हो, यानी लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत अरसे तक जो पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे तक खड़े रहते हैं ना ड्यूटीज़ पे, तो उनको फिर इस तरह ना वेनस रिटर्न जो हो रहा होता है ना वो सही से नहीं हो रहा होता, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उनका बढ़ जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई मास आपका ना या ना एक्सटर्नल प्रेशर कोई मास जो है ना वो डाले जा रहा है, तो उससे भी आपके पास इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन है, इसको याद करने के लिए वी कैटल का निमोनिक हो जाएगा। आर्टीरियोलर डायलेशन जो है वो दो चीज़ों से हो सकती है, अगर आपके पास हीट दे दें तो हीट से आपको पता है आर्टीरियोल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगे। इसके अलावा आपके पास अगर न्यूरोह्यूमरल डिसरेगुलेशन हो जाएगी, आपके पास ना वो सिग्नल्स जिन्होंने आर्टरीज को ना उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो रिसेप्टर्स के ऊपर आके उन ना हार्मोन्स ने लगना होता है, तो वो अगर उसमें ही कोई डिसरेगुलेशन हो जाए तो वो आपके पास आर्टीरियोलर डायलेशन करा सकते हैं। तो ये आपके पास सारे के सारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाएंगे जो कि एडिमा कॉज कराएगा। उसके बाद देखें अगर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, तो वो भी मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से आपके पास होता है। तो अगर आपके पास प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम है, इसका मतलब है कि हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन्स कम है प्लाज्मा के अंदर, और मोस्टली आपके पास जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना वो एल्ब्यूमिन, तो इसका मतलब है एल्ब्यूमिन जो है ना वो कम है। तो एल्ब्यूमिन कम जिन कंडीशंस में होता है ना, इसके लिए हमारी एक जो ना मशहूर पार्टी है ना PMLN, ठीक है, उस PMLN पता नहीं क्या है जो भी है, लेकिन PMLN जो है ना, तो इससे आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखें तो पी से आगाज होगा प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी, ठीक है, प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी। उसके बाद अगर एम से हो जाएगा मेल न्यूट्रिशन, ये मेल न्यूट्रिशन का भी अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये सिस्टेमिक एडीमा या जनरलाइज्ड एडीमा कराता है। लिवर सिरोसिस यानी हेपेटिक फेलियर हो जाए, ये किस तरह आपके पास ना कराता है, वो भी अभी हम देख लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ना मोस्ट कॉमन आपके पास ना कॉज होती है एल्ब्यूमिन लॉस की, तो ये प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरुलोपैथी भी इसको कह देते हैं। इसके अंदर आपके पास यूरिन के अंदर ना एल्ब्यूमिन जो है उसका लॉस होता है, तो यूरिन के जब आपके बॉडी के अंदर फिर कम होगा वो, तो आपका प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। जब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड जो होगा वो इंटरस्टिशियम के अंदर ही रह जाएगा, जब इंटरस्टिशियम के अंदर ही रह जाएगा तो एडिमा हो जाएगा। ये चीज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरस्टिशियम के अंदर अगर फ्लूइड आ गया ना, अब इस ये जो एक्सेस फ्लूइड हो जाता है ना कभी बार, तो इस एक्सेस फ्लूइड को ना ये जो लिम्फेटिक्स है ना साथ ही, ये लिम्फेटिक्स पकड़ती हैं, यहाँ इनके अंदर ये जाता है और उसके बाद ये होता हुआ थोरेसिक डक्ट तक चला जाता है और वापस लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर होके ना ये वापस ना ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है। तो लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जो लिम्फेटिक्स के अंदर जा रहा है, तो ये लिम्फेटिक्स में ही अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये भी फिर फ्लूइड यहाँ इंटरस्टिशियम में ही ज़्यादा हो जाएगा, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से भी आपके पास एडीमा होगा। तो ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना उससे भी एडीमा होगा और इस तरह के एडीमा को हम लिम्फ एडीमा कह देते हैं। इसके लिए अगर मैं निमोनिक बताऊं तो पिन का निमोनिक है। पी से क्या है जी, आपके पास पोस्ट सर्जिकल पोस्ट इरेडिएशन, यानी अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एक वुमन आई है विद ब्रेस्ट कैंसर, आपने उसकी सर्जरी की, सर्जरी के अंदर जो उसके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स थे ना उनको आपने ब्लॉक कर दिया, तो उसमें अब जो सारी की सारी ना जा रही थी ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फ्लूइड वो सारे ऑब्स्ट्रक्ट लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो वो नहीं जाएगा, तो वहाँ पे एडीमा
हो जाएगा। पोस्ट इरेडिएशन, आपने रेडिएशंस दी ना इसी ब्रेस्ट कैंसर को सही करने के लिए, तो उससे भी आपके पास लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, तो ये आपके पास पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट रेडिएशन से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिससे एडिमा हो जाएगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, जिस तरह इसकी एग्जांपल होती है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है, फ्लेरेसिस। ठीक है, ये फ्लेरेसिस क्या होती है, इसके अंदर आपके पास ना फ्लेरेसिस के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ना, इनका मैसिव एडिमा हो जाता है। कि आपका यानी लोअर एक्सट्रीमिटी और जेनिटेलिया जब इतने ज़्यादा एडिमा इतना ज़्यादा उनमें हो जाता है ना, तो उसको हम ना जैसा एलिफेंट नीचे से मोटा होता है ना बंदा, वैसा हो जाता है, तो इसलिए उसको एलिफेंटिएसिस कह देते हैं। अब ये होता किस तरह है, तो उन्होंने कहा है कि आपके पास ना जो ये इन्फ्लेमेशन हुई है ना इस पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से, ये जाके आपके पास जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है ना, और तो उनकी जाके फाइब्रोसिस करा देगी। जब उनकी फाइब्रोसिस होगी तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके पास फिर एडिमा हो जाएगा। दूसरी उन्होंने कहा नियोप्लास्टिक कंडीशंस जो होती हैं, जिस तरह अगर ले लो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये जाके सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स जो है ना, जो वहीं ब्रेस्ट के ऊपर होंगे, उनकी इन्फिल्ट्रेशन कर लेगा, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे तो जो ओवरलाइंग स्किन होगी ना, उसका एडिमा कर देगा। और ये आप लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, जो कि पिटेड स्किन अपीयरेंस होती है आपके पास ऑरेंज कलर की, ऑरेंज पील भी इसको हम कहते होते हैं। तो ये आपका लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से हो गया। हमने अभी तक ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए तो एडिमा हो गया, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो एडिमा हो गया, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एडिमा हो गया। इन्फ्लेमेशन का भी हमने देख लिया, तो इन्फ्लेमेशन के अंदर मोस्टली क्या होता है, जो इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है ना, इसमें आपके पास ना वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई, वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ गई, तो फ्लूइड ज्यादा बाहर निकलेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इंटरस्टिशियम के अंदर एडिमा हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, एंजियोजेनेसिस के अंदर भी आपके पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये तीन हो जाते हैं। इन सब में मेजर क्या होता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। चौथी कॉज भी होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने कहा पांचवी कॉज जो होती है वो हो जाती है सोडियम रिटेंशन। अब ये सोडियम रिटेंशन बॉडी के अंदर किस तरह हो सकती है, तो उन्होंने कहा ये सोडियम रिटेंशन जो है ना आपके पास किन किन कंडीशंस में हो सकती है, और सोडियम रिटेंशन किस तरह आपके पास ना एडिमा कराती है। तो एक बात याद रखें, जहाँ पे सोडियम ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सोडियम बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा होगा तो वाटर उसके पीछे पीछे ज़्यादा जाएगा। वाटर जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वाटर का ज़्यादा होना ही तो एडिमा है, क्योंकि आपके पास जब वाटर ज़्यादा होगा तो वही तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ही तो एडिमा है। तो इस तरह आपके पास सोडियम रिटेंशन से होगा। उन्होंने कहा अगर आप रीनल की हाइपोपरफ्यूजन कर दो, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो जो वो कम कर दो, तो रीनल ब्लड फ्लो कम करने से क्या होगा, आपके पास ना जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है उसका काम यही होता है कि उसने सोडियम और वाटर की रिटेंशन करानी होती है। ठीक है, तो ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन कराएगा, उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे एडिमा हो जाएगा। अगर हमारे पास रीनल जो है ना वो किडनी सही से काम नहीं रही, लेकिन हमने सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा कर लिया, उससे भी आपके पास यही होगा कि आपके पास सॉल्ट अब आपने बहुत ज़्यादा खा लिया लेकिन उसको अब ना निकाल नहीं रही किडनी, तो आपके पास सोडियम रिटेंशन ज़्यादा, एडिमा हो जाएगा, वाटर पीछे पीछे आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ना यही जो मैंने अभी बताया था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत ज़्यादा ना स्क्रीशन स्टार्ट कर दे अपनी, तो उससे क्या होगा आपके पास कि वही सोडियम और H2O की रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा सोडियम की ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन किडनी से ज़्यादा हो जाए। तो ये चार उन्होंने कहा कंडीशन हो सकती हैं। और उन्होंने कहा ये हम देखते किन किन केसेस में, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ना जो ना स्ट्रेप्टोकोकस वो होता है ना बैक्टीरिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस उसकी इन्फेक्शन होती है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गई, उसके बाद आपके पास अक्सर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर सोडियम रिटेंशन होती है, जिससे एडिमा होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर भी यही होता है। तो ये हमने सारी की सारी कॉजेज पढ़ ली, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, सोडियम रिटेंशन। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि आपके पास ना अक्सर वो पूछते होते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस, या फिर वो कह देते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एडिमा डेवलपमेंट बता दें ना इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड ना हिपैटिक फेलियर एंड रीनल फेलियर। तो इस तरह करके आप या पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डिक एडिमा भी कह सकते हैं। तो ये सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इस तरह करके ये सवाल पूछते हैं। तो यही इस तरह होता है कि देखें अब आपका हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, अब आपका हार्ट जो है वो काम सही से नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। जब आपके पास कार्डिक आउटपुट ही कम हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, जो हार्ट के पीछे वेन्स हैं उनसे वो हार्ट जब आपके पास आगे पंप सही से नहीं कर रहा, तो हार्ट के पीछे जो वेन्स है उनके अंदर फ्लूइड जो होगा वो ज़्यादा होने लग जाएगा, तो सिस्टेमिक वेनस कंजेशन होना स्टार्ट हो। कंजेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेनस फ्लूइड हो जाता है, तो सिस्टेमिक वेनस और कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टेमिक वेनस कंजेशन जब होगी, वेन्स में ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो
होगा, जब वेन्स ज़्यादा फ्लूइड पास कर रहा है तो ज़्यादा फ्लूइड पास करने की वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने से एडिमा हो जाएगा, एक ये एक चीज़ हो जाएगी। दूसरा हार्ट फेलियर जब होगा तो आपके पास कार्डिक आउटपुट कम होगी, कार्डिक आउटपुट कम होने से क्या होगा, रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, रीनल हाइपोपरफ्यूजन, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो कम होने से मैंने पहले बताया कि ना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसका काम क्या होता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होती है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन जो होती है तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अब नॉर्मल जब हार्ट होता है ना और उसके अंदर अगर हाइपोपरफ्यूजन हो जाए तो उसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू ना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वो ब्लड वॉल्यूम जाके क्या करेगा आपके पास कि कैपिलरी जो फिल्ट्रेट है ना और इन ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है इन सारी चीज़ों का ना, तो वो इसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि नॉर्मल हार्ट के अंदर तो यूं ही होगा कि ये अडेप्टेशन जो है ये कार्डिक फिलिंग और कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देगी और कार्डिक आउटपुट और कार्डिक फिलिंग से रीनल परफ्यूजन दोबारा से सही हो जाएगी। लेकिन एडिमा, ये आपका हार्ट फेलियर हुआ हुआ है तो इसकी वजह से ये दोबारा से फिर ये होना हाइपोपरफ्यूजन जो है वो फिर से नहीं सही हो पाएगी, तो आपके पास ये वर्सनिंग करके ये ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है तो वो एडिमा ही कर देगा। अगली चीज़ आ जाती है मेल न्यूट्रिशन। इसके अलावा साथ ही हम हेपेटिक फेलियर को भी ले लेते हैं, रीनल फेलियर को भी ले लेते हैं। एक तो आपके पास अब मेल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास ना जब आप सही से खाना खा ही नहीं रहे तो क्या होगा, आपके पास आप प्रोटीन्स कम ले रहे हो तो उससे प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम हो सकता है। हेपेटिक फेलियर अगर हो जाए तो आपके पास लीवर सिरोसिस जिस तरह होता है तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो एल्ब्यूमिन है ना लीवर में बनना था उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। मेल न्यूट्रिशन अगर होगी, अमाइनो एसिड्स कम लेंगे हम तो उससे भी तो ना, जब अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे तो उससे एल्ब्यूमिन बनेगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं, तो डिक्रीज हेपेटिक एल्ब्यूमिन सिंथेसिस इससे भी हो जाएगी। रीनल फेलियर में क्या होगा, आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, अगर एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है यूरिन में तो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इसमें भी कम, जब सिंथेसिस नहीं हो रहा तो इसमें भी कम, तो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन कम तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर जब कम होता है तो मैंने पहले बताया कि आपके पास यहाँ पे जब ऑनकोटिक प्रेशर कम है तो यहाँ पे आपके पास फ्लूइड रह जाएगा, तो इससे क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, और ये जनरलाइज्ड एडिमा होगा। और उसके बाद फिर ये जो एडिमा होगा ना ये क्या करेगा, ये मजीद आपके पास ना जाएगा और जाके सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएगा, और सोडियम और वाटर की रिटेंशन जो होगी ना उससे फिर आपके पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मजीद बढ़ेगा और उससे मजीद एडिमा होगा। तो ये एक विशियस साइकिल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है ना ये आपके पास इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से होती है ना, तो ये आपके पास ना क्या आ जाता है, ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में आ जाता है। और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो केस है ना तो इसके अंदर ये आपके पास ये जो है कॉमन फीचर होता है आपके पास इन सारी कंडीशंस का। एडीमा, जनरलाइज्ड एडीमा हो गया, यहाँ पे डायूरेटिक्स के यूज हो गया, ये तो इन सब के अंदर आपके पास सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है एक कॉमन फीचर होता है। तो ये चीज़ एक MCU के लिए भी हो गई। तो ये था हमारे पास सारा का सारा एडीमा। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई हो। थैंक यू so much.